कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते टाइम नोट्स को ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो क्लास लेक्चर के नोट्स पढ़ रहे हैं, बिना नोट्स पढ़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर दो। मान लीजिए किसी बच्चे ने 30 क्वेश्चन सोल्व किए और 30 में से उसके 10 नेगेटिव हो गए, तो उसको ये समझ में आएगा कौन से टॉपिक का कौन सा पॉइंट मैं भूल रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोई सा भी सब्जेक्ट है, मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि रिवाइज करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए। अब सभी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो रिवीजन के बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो उतने अच्छे मार्क्स और उतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी जो कि आप डिजर्व करते हो। लेकिन स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिवीजन कैसे करें या रिवीजन के लिए कैसे टाइम निकालें। सबसे पहली बात भाई, अगर आप रिवीजन करेंगे ना, इस बात का ध्यान रखना, पहले करंट पूरा करें। जैसे मैंने आपको बैकलॉग के वाली वीडियो में भी बताया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी देख लेना, बैकलॉग जिसमें ट्रिपल आर स्ट्रेटजी बताई थी, उसमें मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना करंट का टॉपिक पूरा करेंगे। और करंट का टॉपिक की टारगेट बना लो कि किसी भी कीमत पे आपको डिनर से पहले कर लेना है। फिर डिनर के बाद आप जो भी टाइम देंगे बैकलॉग को दो या रिवीजन को दो। अगर किसी बच्चे का बैकलॉग पेंडिंग है तो उसको ना रिवीजन को अलग से टाइम नहीं देना, क्योंकि डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर आप बैकलॉग भी करेंगे। मान लीजिए 1 या 2 सब्जेक्ट का, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट का आपका बैकलॉग है, और फिर साथ में रिवीजन भी करोगे। यार एक टाइप से आपके 3 सब्जेक्ट ये, 2 ये और 2 का रिवीजन भी करोगे, 7 सब्जेक्ट थोड़ा कर लेगा कोई बच्चा दिन में। तो सबसे पहली बात, जो बच्चा बैकलॉग कर रहा है वो रिवीजन ना करे, बैकलॉग ही आपका रिवीजन हो रहा है साथ में। समझे या नहीं समझे? बैकलॉग क्या, जो पीछे छूट गया वो, और जो पीछे का पढ़ रहे हो वही तो रिवीजन है। समझे कि नहीं समझे? तो जो बैकलॉग कर रहा है वो रिवीजन ना करे। अब जिसका कंटिन्यूअसली पूरा चल रहा है, पैरेलल है, या 2-4 दिन में, 10 दिन में जो बैकलॉग कवर करके रिवीजन स्टार्ट कर देगा, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो रिवीजन करते टाइम आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कॉपी देना मुझे। सबसे पहली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन जैसे ही स्टार्ट करेंगे पेज काउंट कर लेंगे। भाई सर ने टोटल 40 पेज पढ़ाए हैं, अगर एक पेज को मैं 2 मिनट में रिवाइज करूंगा तो टोटल 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूंगा। आपने टाइम डिसाइड कर लिया। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हैं। अब आपने 10 पेज पढ़े हैं और टाइम देखा 1 आवर हो गया, 30 मिनट बची है, 30 पेज बचे हैं, हो गई प्लानिंग फेल। तो ऐसी प्लानिंग नहीं करनी, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। कैसे पढ़ना है? दूसरा एक मिस्टेक और सुनना, क्या करते हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC2 चल रहा है, अब आप IUPAC नोमेनक्लेचर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहला चैप्टर, बिल्कुल पहला पेज, बिल्कुल तसल्ली से नहा धो के बैठ जाएंगे और ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहली डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with study of hydrocarbon and their derivatives. आएगी एग्जाम में। कार्बन हैज 4 वैलेंसी, कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्या फायदा है यार इनको रिवाइज करने का, ये ऑलरेडी आपको याद है। तो कभी भी पहले पेज से रिवीजन स्टार्ट नहीं करना है। मेरा ये मानना है रिवीजन आपको टॉपिक वाइज करना चाहिए, और टॉपिक कहां से स्टार्ट करें? लास्ट टॉपिक। ठीक, अब आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आता है ना, ऐसा थोड़ा कि बिल्कुल अनजान हो आप, तो आप IUPAC नोमेनक्लेचर सीधा पढ़ो साइक्लिक कंपाउंड का और बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड का। फिर आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ो नॉर्मल कंपाउंड का, फिर पढ़ो कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग पढ़ो या जनरल, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो तो आसान चीजें है ना। अब आसान चीज में आप पूरा टाइम लगा देते हो, और जो अच्छी पढ़ने वाली चीज है, जब इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, जैसे मुझे उम्मीद है कि इस बार अगर IUPAC का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली है ना साइक्लिक या बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड से आ सकता है। अब आपने सारा एफर्ट लगा दिया स्टार्टिंग में, कार्बन की वैलेंसी चार्ट, टेट्रावैलेंट, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, पाई बॉन्ड काउंट करना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कॉमन नेमिंग करना, क्वेश्चन आ रहा है लास्ट टॉपिक से। अब उसको तो छोड़ ही गए ना आप, वहां पे आते तो वीक हो जाते हो या रिवीजन से बोर हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है। दूसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते टाइम नोट्स को ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो क्लास लेक्चर के नोट्स पढ़ रहे हैं। मतलब एक लेक्चर में अगर आपको आज आधा घंटा नोट्स को देना चाहिए, रिवीजन में भी आधा घंटा देते हो उस लेक्चर को या उस टॉपिक को। नहीं, रिवीजन होना चाहिए फास्ट। जैसे अब रिवीजन के लिए कितना टाइम दें? अब कुछ बच्चे ये जानना चाहते हैं रिवीजन के लिए कितना टाइम दें। देखो रिवीजन में आपको क्या क्या करना है वो जानना जरूरी है। पहले
जब भी आप रिवीजन करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया ना, ऐसे नहीं करेंगे कि एक एक चीज पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, टॉपिक वाइज रिवीजन करो और कोशिश करो लास्ट टॉपिक से रिवीजन करो। दूसरा, रिवीजन स्लो नहीं करना है, बिल्कुल फास्ट एकदम, जैसे जल्दी जल्दी, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अब सर डर लगता है भूल गए तो, सर कुछ छूट गया तो, एक दो चैप्टर में डर लगेगा डर आपको हमेशा लगेगा, लेकिन जब एक दो चैप्टर आप फास्ट स्पीड के साथ रिवाइज कर लेंगे ना, तीसरे चैप्टर से आपको मजा आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और काम भी जल्दी होगा। देखो कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है जब अपना काम कंप्लीट हो जाता है, और काम कंप्लीट जब होता है जब हम जल्दी जल्दी चीजें करते हैं, नहीं तो धीरे धीरे ना IUPAC में ही 10 दिन लगा दोगे आप। समझे नहीं समझे? ठीक कर लोगे। अब पॉइंट ये है कि जब हम रिवीजन करें, मैं टाइम का बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूं रिवीजन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले कभी भी पेज मत काउंट करो, पहले टॉपिक से स्टार्ट मत करो। एक काम करो, सबसे पहले जिस भी चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, मान लीजिए आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का रिवीजन करना है, तो क्या करना चाहिए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। ठीक, बिना नोट्स पढ़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर दो। मान लीजिए किसी बच्चे ने 30 क्वेश्चन सोल्व किए और 30 में से उसके 10 नेगेटिव हो गए, तो उसको यह समझ में आएगा कौन से टॉपिक का कौन सा पॉइंट मैं भूल रहा हूं। ठीक, अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यार कई बार कर लिए, याद हो जाते हैं, कोई टेस्ट उठा लो। जैसे मान लीजिए अपना टेस्ट है, उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं और टेस्ट में मैं जनरली आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट में वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो नीट 2026 में जिस पैटर्न के पूछे जा सकते हैं, जो डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आप 45 क्वेश्चन का डायरेक्ट टेस्ट करो। अब इसमें आपने देखा यार इस टेस्ट में आपसे 15 क्वेश्चन नहीं हुए, 15 क्वेश्चन कौन से नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, किस टॉपिक के नहीं हुए, ये ऑब्जर्व करो सबसे पहले। तो ये 1 घंटे का काम हो गया, PYQ या टेस्ट करना, फिर उसका एनालिसिस करना। या इससे भी बढ़िया चीज बताऊं, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं PYQ भी अच्छे से कर रखा है, टेस्ट भी अच्छे से कर रखा है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ यहीं तक करेगा। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो नोट्स, जो अच्छा स्टूडेंट का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड करता है, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज 1 भी कर ली, 3rd भी कर ली, 4th भी कर ली, 2nd भी कर ली, टेस्ट भी टाइम पे कर लिया, PYQ सब कुछ हो गया। अब उसके पास उसको चाहिए नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या करोगे, NCERT ड्रिल। NCERT ड्रिल से अच्छे क्वेश्चन आपको पूरे देश में किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला है डॉक्टर तौसिक जैन ने, जो BYS क्लासेस के नीट 2024 के एस्पिरेंट है। उन्होंने पता क्या बोला, बोला सर मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार करता था, लेकिन जब भी मैं NCERT ड्रिल सोल्व करने जाता था तो हर चैप्टर में मेरे 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाते थे। और ये कोई हल्का फुल्का बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसने नीट 2024 में 710 स्कोर किया है। 710 वाला बच्चा ये बात बोल रहा है कि NCERT ड्रिल में मेरे 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, और केमिस्ट्री में भी उसके 175 है। और ये वही बच्चा है जिसके भाई ने नीट 2023 में 695 स्कोर किया था, और उसके भाई का केमिस्ट्री में 180 स्कोर था। दोनों BYS क्लासेस के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, और खास बात दोनों BHU में, दोनों को BHU मिला है। ठीक, तो अब जब इतना अच्छा बच्चा ये बोल रहा है कि NCERT ड्रिल से अच्छी बुक नहीं हो सकती, तो आप NCERT ड्रिल क्यों सोल्व करते हो? तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलरेडी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वही NCERT ड्रिल करेंगे। और जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, जो एवरेज है, सर हम कब करेंगे, फिर हम भी तो अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप करोगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके पास एनफ टाइम होगा। आप जिनका जो वीक, जो अपने आप को एवरेज मानते हैं, पता है सबको कौन हीरो है और कौन जीरो और कौन एवरेज है, तो एवरेज वाले बच्चे बस ये करेंगे PYQ या टेस्ट। समझे या नहीं समझे? जिसको लगता है ना कि मुझे केमिस्ट्री आने लगी, अब तो मैं सर को भी समझा सकता हूं, तो वो NCERT ड्रिल करे, है ना। वो आता ना एक, डोंट ट्राई दिस एट होम, है ना, डोंट ट्राई NCERT ड्रिल डायरेक्टली। ठीक, अब हाँ ये हो गया। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। रिवीजन में फर्स्ट प्रोसेस हमारी हो गई कि हम उस चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। जैसे कोई 50 कर सकता है, 50 से 100 PYQ कर दो, टेस्ट कर दो, या NCERT ड्रिल कर दो। अब इसके बाद पढ़ेंगे आप नोट्स, और नोट्स पढ़ना आपको हाईली स्पीड से, हाई स्पीड से पढ़ो, और है ना स्टार्टिंग से मत पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? टॉपिक वाइज। आप टॉपिक लास्ट वाला स्टार्ट कर सकते हो। इसका क्या फायदा होगा?
जो चीजें आपको ऑलरेडी याद है, जिसके क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए ना, वो जल्दी जल्दी पेज अपने आप पलट जाएंगे। दूसरा, जहां पे आपने मिस्टेक की है या जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए, आपका उस टॉपिक पे ध्यान जाएगा, यार यहां पे ये लाइन मैंने सही से नहीं पढ़ी थी और ये मैं भूल गया हूं, या इसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी। और जब आपका ध्यान ऐसे पॉइंट पे चले जाता है जो सिली मिस्टेक आपकी होती है या जो आप पेपर में भूल जाते हो, तो वो आपको पक्का याद होगा कि नहीं होगा रिवीजन में। और जो चीज पक्की याद है, फिर एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बोलो, कोई डाउट है क्या? ये किया। फिर इसके बाद जैसे ही आपने नोट्स पढ़े, अब आप देखो कृष्णा बैच के लेक्चर, फिर आपको समझ में आएगी कृष्णा बैच की इंपॉर्टेंस क्या है। कृष्णा बैच के लेक्चर देखे आप लोगों ने? कौन कौन देखता है? अच्छा आप बताओ कृष्णा बैच कैसा है? मेरा पर्सनली ये मानना, ये नहीं कि मैंने ये बैच बनाया है, मैंने नीट 2022 के टाइम उसके लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, उसके बाद मैं 3 बार ट्राई कर चुका हूं लेक्चर रिकॉर्ड करने की, लेकिन मैंने ये पाया कि जितना अच्छा लेक्चर मैंने उस टाइम रिकॉर्ड किया था, उतना अच्छी प्रोडक्टिविटी मैं अब नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैंने ऑफलाइन क्लास नहीं की थी, मैं बिल्कुल खाली था। मैं 6 घंटे में सिर्फ 2 घंटे का रिकॉर्डिंग निकालता था, 6 घंटे मेहनत करके। क्या मेरे पास अब दिन में 6 घंटे है? तो मैं इतना अच्छा कृष्णा बैच रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसलिए बोल रहा हूं, कृष्णा बैच में ओनली 52 आवर्स में, केवल 52 घंटे में पूरी केमिस्ट्री है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लास 11, क्लास 12। और इसमें मैंने एनसीईआरटी की लाइन तो आपको एक्सप्लेन कर ही रखी है, साथ में जो अच्छे पीवाईक्यू है, आईआईटी एडवांस के, जेईई मेंस के, एम्स के, ये बता रखा है। देखो भाई, ये आईआईटी का क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। तो जब आप कृष्णा बैच का लेक्चर देखते हैं ना, तो आपके माइंड में है ना एक फ्रेमिंग होती है कि कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, एनसीईआरटी से असर्शन रीजन कैसे बनते हैं, एनसीईआरटी से एग्जामिनर आपसे मिस्टेक कैसे कराता है, एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन करा रखे हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन क्लास में उसमें कृष्णा बैच में आपको करा रखे हैं। तो आप जब कृष्णा बैच करेंगे ना, तो ये चीजें आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। क्वेश्चंस ने आपको क्या बताया कि आप क्या भूलते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं। नोट्स ने आपको क्या सिखाया कि इन चीजों को ध्यान रखना है। और कृष्णा बैच आपको क्या बताएगा, क्या करेगा? लैमिनेशन करेगा सब्जेक्ट की। लो भाई, पक्का तैयार हो गया। जिसने ये 3 चीजें सीक्वेंस में कर ली, उसका कभी भी भूलने का मतलब ही नहीं है, भूलोगे ही नहीं, गारंटी है। पर पॉइंट है कि टाइम कितना लगाएंगे। टाइम जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में 1 आवर तो लग ही जाएगा भाई, और अगर आप नोट्स रिवाइज करेंगे 2 से 3 घंटे इसमें लग जाएंगे, 2 आवर्स। और किसी भी चैप्टर में लगभग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उसमें लग जाएंगे। बट किस चैप्टर में कितना टाइम लगे? 4-5 घंटे रिवीजन का टाइम हर चैप्टर में मिनिमम लगता है, छोटा हो या बड़ा, लगता है कि नहीं लगता? अब जब आप रिवीजन करेंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट है, मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि रिवाइज करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए। कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी चैप्टर है, मान लीजिए जनरली अगर हम बात करें, आपको किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने में, किसी भी सब्जेक्ट में या तो 6 से 8 लेक्चर लगते हैं, या 10 से 12 लेक्चर का चैप्टर होता है, या 16 से 20 लेक्चर का चैप्टर होता है। ये छोटा चैप्टर, ये मीडियम चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर, जनरली यही रहता है। आप देखो पीरियोडिक टेबल में 7 लेक्चर लगे हैं, आईयूपीएससी में 6 लेक्चर लगे हैं, है ना, आइसोमेरिज्म में 10 लेक्चर लगे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में 16 लेक्चर लगे थे, जीओसी2 में 18 लेक्चर लगेंगे। ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही फिजिक्स और बायो में आपको मिलेगा। 3 ही टाइप के चैप्टर होते हैं, छोटा, एवरेज और बड़ा चैप्टर। तो छोटा चैप्टर जो है, उसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 आवर्स विल बी मोर देन एनफ। जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, या आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया, ऐसे आप फिजिक्स और बायो में देख सकते हो। फिर उसके बाद जिस चैप्टर में 10 से 12 लेक्चर लगे हैं, उसमें 10 आवर्स, और जिस चैप्टर में आपको 16 से 20 घंटे लेक्चर लगे हैं, उसमें आपको कम से कम 15 घंटे का टाइम देना चाहिए। 15, 16, 20 घंटे भी लगा सकते हो, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बड़े चैप्टर की वैल्यू भी ज्यादा होती है। समझे या नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? अब 5 आवर्स का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कोई बच्चा प्रॉपर रिवीजन का एक प्लान बनाता है, आप 6 घंटे क्लास करते हो, और 6 घंटे क्लास करने के बाद अगर प्रॉपरली आप पढ़ाई करो, मान लीजिए आपने तीनों सब्जेक्ट की 6 घंटे क्लास की, 6 घंटे क्लास करने के बाद तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बायोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना, इसमें मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम लगेगा। जैसे लगभग 1 घंटा बायोलॉजी के लिए,
1 से 1.5 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 2 से 2.5 घंटा फिजिक्स के लिए, ये टाइम लगता है। फिर उसके बाद आप मैक्सिमम 2 आवर्स दे सकते हो, चाहे वो रिवीजन के लिए दे रहे हैं या बैकलॉग के लिए। तो उन 2 आवर्स में क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करो, या तो 40 मिनट, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो मेरा ये मानना है आप 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करो एक साथ, जैसे बायो और फिजिक्स का कर लो, बायो और केमिस्ट्री कर लो, या ऐसे कर लो बॉटनी और केमिस्ट्री कर रहे हैं, जूलॉजी और फिजिक्स का। मान लीजिए आपने पहले 2 वीक के किया बॉटनी फिजिक्स, बॉटनी केमिस्ट्री किया, अगले 2 वीक जूलॉजी फिजिक्स कर दो। ठीक समझे या नहीं समझे? तो ऐसे अब 1 आवर बॉटनी केमिस्ट्री को देंगे। ठीक, अगर 1 आवर देंगे आप ऐसे छोटे चैप्टर को, तो 5 दिन लगेंगे उसको रिवाइज करने में डेली। पहले दिन क्या करोगे, प्रॉपरली उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगले 2 दिन क्या करोगे, अच्छे से उसके नोट्स रिवाइज करोगे, और अगले 2 दिन में 2 बार में कृष्णा बैच का लेक्चर देखोगे। हो गया चैप्टर तैयार, कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही बॉटनी जूलॉजी में करना रहेगा आपको। ठीक, और सेम पैटर्न आप फॉलो कर लेंगे फिजिक्स और जूलॉजी में, हो जाएगा। तो ये लेक्चर के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बना सकते हो। देखो, अगर आप ये सोचते हो मैं लिख के दे दूं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में कितने चैप्टर में कितने लेक्चर कितना टाइम आपको देना चाहिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैंने आपको ना एक क्राइटेरिया बता दिया, तो इसको फॉलो करना है। अब किसी बच्चे की इनऑर्गेनिक ज्यादा वीक है, तो भाई वो वहां पे 5 घंटे की बजाय 7 घंटे भी लगा सकता है। ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी 5 घंटे ही लगाएगा। किसी की ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 5 घंटे की बजाय 3 घंटे में भी काम कर सकता है। समझे नहीं समझे मेरी बात? बोलो, कोई डाउट है क्या? आप डेली 3 क्वेश्चन लिखो बस। मिस्टेक नोटबुक में बना रहे हो ना, जो भी मिस्टेक नोटबुक हम बना रहे हैं, डेली 3 क्वेश्चन लिखते हैं। अब यार ऐसा थोड़ा कि आपसे दिन में 3 ही मिस्टेक होती होगी, 3-4 केमिस्ट्री में होती होगी, 8-10 फिजिक्स में होती होगी, 5-6 बायो में भी होती होगी। 100-120 क्वेश्चन करने वाले बच्चे से डेली 10-15 मिस्टेक हो रही है। तो आप 3 बेस्ट मिस्टेक लिखो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। अगर आपको लगता है रिवीजन में ये जो मिस्टेक हुई है अपनी पीवाईक्यू में या टेस्ट में या एनसीईआरटी ड्रिल में, ये बहुत अच्छी है, मुझे लिखनी चाहिए, तो उसको लिखो। ये नहीं कि सारी की सारी मिस्टेक लिखने लग गए, नहीं, कम से कम लिखो, क्वालिटी पे फोकस करो। अगर किसी बच्चे को लगता है यार मेरे लिए तो 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ना और फिर 2 घंटे में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना टफ हो रहा है, कोई बात नहीं, मत करो, एक का ही कर लो। मान लीजिए पहले वीक में आपने बायो के 2 चैप्टर पकड़ लिए 10 घंटे में, तो निपटा दो। अगले वीक में आपने ये सोच लिया कि मैं केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करूंगा। तीसरे वीक में आपने सोचा यार फिजिक्स का थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक वीक में एक ही करूंगा, मेरे को 12 घंटे का टाइम लगेगा इसमें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लो, लेकिन रिवीजन कर दो अब शुरू। ये जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं ना, हर साल ये मैं बच्चों को दिवाली के बाद बताता हूं। अब दिवाली में कुछ तो दिन बचे हैं, तो आप अपना टारगेट बना लो। दिवाली में लगभग 3 वीक का टाइम बचा है, तो आप कोशिश करो कि इन 3 वीक में, 3 वीक तो प्रॉपर बचे हैं, इन 3 वीक में भाई कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 चैप्टर बॉटनी का, 1 जूलॉजी का, 1 केमिस्ट्री का और 1 फिजिक्स का, 4 तो रिवाइज करके जाऊं। और 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से रिवाइज कर गए ना, तो मान लो नीट एग्जाम के लिए उन 4 चैप्टर में कम से कम 4 क्वेश्चन तो हो गए आपके। अगर आप दिवाली में घर जा रहे हो, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए 16 नंबर तैयार करके आओ, एटलीस्ट इतना, 16 नंबर पक्के हो गए। अगर थोड़े से बड़े चैप्टर हैं तो 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, 24 नंबर पक्के हो गए। तो फिर हर महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे ही नंबर ऑफ चैप्टर आपको ज्यादा तैयार करते जाना है। और 3 वीक है यार, 3 वीक में हर वीक में 2-2 चैप्टर करो, तो 6 चैप्टर कम से कम हो जाने चाहिए, बट एटलीस्ट 4 जरूर करके जाना, क्योंकि दिवाली जैसे जैसे पास आती ना, पढ़ाई कम होती जाती है। घर जाना है, ये लेके जाना, लेके कुछ नहीं जाना, बस माइंड में बना रखा है घर जाके ये करूंगा, मामा के जाऊं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगा, घर ही जाएगा बस। ये पढ़ के आऊंगा, रिवाइज करेगा, रिवाइज भी कुछ नहीं करके आएगा, सिर्फ घर जाएगा और वापिस आएगा। और जो बुक्स लेके आएगा जाएगा वो रोता हुआ आएगा, सर ने कितनी सही बात बोली थी। अगर पहली बात, दिवाली की छुट्टियों में कोई पढ़ेगा नहीं। दूसरी बात, दिवाली की छुट्टियों में सबको घर जाना है, और घर जाओगे तो एक भी बुक मत लेके जाना, एक भी बुक। एनसीआर, बायो की एनसीईआरटी ले जाए, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे टीचर बोलेंगे दिवाली की छुट्टियों को यूज करो, अरे कॉलेज में मस्ती करना, मस्ती कर लो 6 दिन 10 दिन तसल्ली से, अगले 6 महीने जी जान लगा के पढ़ना। दिवाली की छुट्टियों में डेली 5 घंटे निकाल लो, कितने दिन पढ़ लोगे?
5 घंटे अगर डेली के निकालोगे 6 दिन की छुट्टियों में 30 घंटे पढ़े। अगले मंथ डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो जी जान लगा के, लेकिन 6 दिन मजे लेके आओ, अपने बचपन के दोस्तों से मिलके आओ, फुल मस्ती करके आओ, मम्मी पापा के साथ एंजॉय करके आओ। मोबाइल को फेंक जाओ, यहीं मोबाइल को यूज ही मत करना, खाली दिमाग होके आओ ताकि फोकस बढ़ जाए। समझे नहीं समझे? ठीक है भाई, चलो ये था आपका रिवीजन प्लान, कर लोगे फॉलो? थैंक यू वेरी मच।